हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने डिस्कस किया फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और अभी बारी आती है उसकी समरी डिस्कस करने की, तो चलिए चल के साथ में मिलके समरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एनी फ्रैंक वॉज अ 13-year-old स्कूल गर्ल। सो कितने साल की थी ये? 13 साल की थी, क्योंकि ये जो स्टोरी में मेंशन किया गया है कि हाँ वो डायरी लिख रही है, उस टाइम पे वो 13 साल की थी एग्जैक्टली। सो एनी फ्रैंक वॉज अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो कितने साल की है वो? 13 year old है ना। एक छोटा सा चार्ट हम यहाँ पे बनाते चलेंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारी एनी फ्रैंक की। ठीक है, और कितने ईयर ओल्ड थी वो? 13 year old थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। So Anne Frank was 13-year-old schoolgirl who often felt sad and lonely. So क्या बात, 13 साल की लड़की को बुरा भी लग रहा है और अकेला भी लग रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सैड फील किया करती थी और लोनली फील किया करती थी। तो ऐसा रहता है कि जनरली जब आपको एकदम अकेला लगता है, लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला फील होना, ठीक है। और सैड का मतलब होता है दुखी होना। सो जब भी आपको अकेला फील होता है तब आप दुखी हो ही जाते हो, है ना। मतलब अभी, मतलब सही बोल रही हूँ ना मैं कि एक के साथ एक चीज़ फ्री है जाती कि अकेले अगर आप फील कर रहे हो ना, तो उसके साथ में सैड भी हो जाते हैं हम, दुखी भी हो जाते हैं। तो सेम केस हमारी यहाँ पे 13 year old स्कूल गर्ल एने फ्रैंक के साथ है कि उनको बुरा भी लगता है और अकेला भी लगता है, ठीक है। सो शी फेल्ट सैड, फेल्ट है ना, महसूस करती है कैसा, उनको थोड़ा सा दुखी फील होता है और थोड़ा सा लोनली फील होता है, अकेला फील करती है। शी बिलीव्ड इन द सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। सो उनको किस बात पे भरोसा है कि भैया ये बात बिल्कुल सच है कि जो पेपर होता है ना, जो पेपर होता है उसमें ज्यादा पेशेंस मतलब ज्यादा धैर्य होता है एक इंसान की कंपेयर में, है ना। मतलब मैं बोलूंगी कि एक कागज में ज्यादा धैर्य होता है इंसानों की तुलना में। ये बात बोली गई है एक 13 साल की बच्ची के द्वारा, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि हो सकता है कि लोग मेरी बात को वैसे ना समझे जैसे मैं समझाना चाहती हूँ, और शायद इतनी रुचि ही ना ले मेरी बात सुनने में, है ना। और दूसरी बात हो जाएगी कि मतलब सुने लेकिन उतनी वैल्यू ना दें, उतने अटेंशन के साथ ना सुने, उतने ध्यान से मेरी बात ना सुने। और जब मैं सुनाना चाहती हूँ तब शायद लोग मेरे लिए अवेलेबल ना हो कि मैं अपनी बात कह सकूं। तो इसी बेसिस पे, इसी आधार पे वो इस कंक्लूजन पे आई कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि एक जो कागज होता है, एक जो पन्ना होता है, उसमें ज्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में, ठीक है। सो शी बिलीव्ड इन अ सेइंग। सेइंग मतलब काइंड ऑफ कहावत, है ना। सेइंग का क्या मतलब होता है? कहावत। सो इस पे उनका विश्वास है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर होता है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। विच मीन्स, अब इसका क्या अर्थ है? राइटिंग हेल्प्स मोर देन टॉकिंग टू अदर्स। बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को लिखो तो उससे आपको ज्यादा मदद मिलेगी बजाय कि आप किसी से कोई बात शेयर करो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सच ही होता है, लेकिन ऐसा है कि इन केस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी को अपनी बातें बता सको, या फिर ऐसे लोग ही नहीं है जो आपकी बात समझें, तो ऑफ कोर्स मतलब पेपर बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उससे सारी बातें कर लो, सब कुछ लिख लो जो भी लिखना चाहो। तो इसी तरीके से वो बोल रही है कि राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप किसी से बात करना चाहते हैं और लोग अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो आप लिखिए और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। विच मीन्स राइटिंग हेल्प्स मोर देन टॉकिंग टू अदर्स। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको भी हम सारी बातें बता रहे हैं वो उतना ज़्यादा रुचि रखता हो हमारी बातें सुनने में, है ना। सारी बात कंप्लीट हो तब तक रुके कि हाँ चलो तुम तुम्हारी बात को अच्छे से बता लो, या फिर हम बाद में मतलब बात बात में वो हमें जज करे कि अरे तुम तो ऐसा सोचती हो, अरे तुम्हारा तो ये मानना है। सो इस तरीके से बहुत सारी हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, लेकिन एक ओवरऑल बात कही जाए तो ये सच ही है कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस रहता है। हम सब प्रकार की बातें पेपर से कर सकते हैं, सब कुछ हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और बिना जजमेंट के वो हमारी सारी बातें सुन लेगी। हम रात में 2 बजे भी लिखना चाहें तो भी, ठीक है, समर में, बारिश में, किसी भी सीज़न में, किसी भी टाइम पे कोई भी बात अगर आपको करनी हो तो आप अपनी डायरी से पेपर के थ्रू कर सकते हो, सब कुछ लिख के कर सकते हो। सो विच मीन्स राइटिंग हेल्प्स मोर देन टॉकिंग टू अदर्स हु मे नॉट इंटरेस्टेड। तो मतलब अदर्स की बात
बात चल रही है, मतलब अदर्स का मतलब यहाँ पे पीपल से है, कि जो पीपल रहेंगे ना वो शायद इंटरेस्टेड ना रहें। इसका ये मतलब है कि वो शायद उतनी रुचि ना लें, वो उतना समझे ना आपकी बात को, आप जो भी बात करना चाहते हो। तो हु मे नॉट अंडरस्टैंड, मतलब शायद लोग आपकी बात को ना समझे लेकिन पेपर समझता है। नेक्स्ट, सो शी बिगन राइटिंग अ डायरी। तो उन्होंने डिसाइड किया, हमारी जो एन है, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं डायरी लिखती हूँ, डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। बट उसका रीज़न देंगी वो, कि ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा ही नहीं, मतलब वो रीज़न दे रही हैं कि आखिर मैंने डायरी क्यों स्टार्ट की, डायरी लिखना मैंने क्यों स्टार्ट किया। सो शी बिगन राइटिंग अ डायरी, बिगन मतलब शुरू करना, तो उन्होंने डायरी लिखना यहाँ पे शुरू कर दिया है। विच सून बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड, और जल्द ही वो क्या बन गई, हमारी बेस्ट फ्रेंड बन गई। विच सून बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड, और जल्दी वो जो डायरी थी वो उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। और मतलब ऑफ कोर्स अब उसका रीज़न हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जैसे हमने चैप्टर के दौरान डिस्कस किया था। तो वो मेंशन करती हैं कि शी नेम्ड दिस डायरी किटी, दो एन had parents, a sister and many other people around her, she still missed having a real friend to share her true feelings. So this is the reason, देखो कि वो हमेशा से चाहती थी कि उनके जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो उनको लगता है कि मेरी मन की बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकती और नहीं कर पाती अपने मम्मी पापा से, अपनी सिस्टर से, तो वो सब बातें करने के लिए उनके पास क्या हो, कोई हो, एक सच्चा फ्रेंड हो। और फाइनली जब उन्होंने डायरी से अपनी सारी बातें करना स्टार्ट किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वाओ, मतलब मेरी डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी और इससे मैं सारी बातें करूंगी। तो उसका क्या रीज़न था कि उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, तो वो मिस करती थी एक रियल फ्रेंड की, एक कोई सच्चा दोस्त होना चाहिए, कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए जिसको मैं सारी बातें बताऊं, मेरे दिमाग में जो भी चलता है, मैं जैसा भी फील करती हूँ, मुझे जैसा भी लगता है वो सब बताऊं। बट ऐसा कोई इनका बेस्ट फ्रेंड नहीं था, है ना, कोई भी फ्रेंड उनको ऐसी नहीं मिली जो उनकी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो इस तरीके से। तो वो बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी कि कोई उनकी बेस्ट फ्रेंड रहे, कोई एक एकदम सच्चा दोस्त रहे, सच्ची सहेली रहे, सच्ची सखी रहे, इस तरीके से, है ना, एकदम अच्छी वाली पिंकी प्रॉमिस वाली दोस्त कोई रहे जिससे वो सारी बातें कर लें, जिससे अपनी जितनी भी ट्रू फीलिंग्स है ना, जो वो किसी और को नहीं बताती, वो बता सकें। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाँ हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था। शी नेम दिस डायरी किटी, है ना, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। ठीक है, हम इसको नोट करते जाएंगे कि जो उनकी डायरी थी, है ना, उसको क्या बनाया उन्होंने, बेस्ट फ्रेंड बनाया, और उसका नाम रखा किटी। याद रखना है आपको, है ना, कि डायरी का नेम क्या था, किटी। अब लोगों के माइंड में आता है कि किसी पेट का नेम हो सकता है, इनकी डायरी का नेम क्या था, किटी, और उसी डायरी को इन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। शी नेम्ड दिस डायरी किटी दो एन हैड पेरेंट्स, है ना, मतलब हालांकि इनके पेरेंट्स थे ऑफ कोर्स, मतलब इनके मम्मी पापा बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इनके मम्मी पापा थे, इनकी सिस्टर थी, ठीक है। सो दो एन हैड पेरेंट्स, मम्मी पापा थे, अ सिस्टर एक बड़ी बहन थी इनकी, एंड मैनी अदर पीपल who around her, she still missed having a real friend to share her true feelings। मतलब इनके आसपास बहुत सारे लोग थे, इनके पेरेंट्स थे जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनकी बहुत प्यारी सिस्टर थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये फ्रेंड बुला सकती थी, जिनसे ये बात कर सकती थी। बट स्टिल ये मिस करती थी कि यार कोई एक बेस्ट फ्रेंड मेरी होनी चाहिए जिसको मैं सारी बातें बता सकूँ, इस तरीके से वो इस चीज़ को मिस करती हैं कि स्टिल आई मिस माई रियल फ्रेंड, कि कोई जो मेरा सच्चा दोस्त हो, जिससे मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, जो मेरी सच्ची भावना है, सच्ची जो भी फीलिंग्स हैं, है ना, जो भी मुझे लगता है कि मैं किसी और को नहीं शेयर कर पाती, वो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से कर सकूं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हर, अब हर कौन है यहाँ पे, हमारी एन है। सो अकॉर्डिंग टू हर, जस्ट टॉकिंग टू पीपल डेली डजंट मेक अ डीप कनेक्शन। तो इनका ऐसा मानना है ना, हमारी ये जो एन है उनका ऐसा मानना है कि जस्ट टॉकिंग टू पीपल डेली, कि हम जैसे लोगों से रोज बात करते हैं ना, उसकी बात कर रही हैं। तो बोलती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, मतलब लोगों से रोज बात करके एक डीप कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता। बोलती हैं कि अकॉर्डिंग टू हर, जस्ट टॉकिंग टू पीपल डेली डजंट मेक अ डीप कनेक्शन, बोलते हैं एक पक्का एकदम सच्चा सा रिश्ता नहीं बनता,
कि आप लोगों से रोज बात कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाए। जैसे ये क्या करती हैं, बोलती हैं कि मैं सबसे बात करती हूँ मेरी फैमिली में। जैसे हमने स्टोरी पहले ही हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर की स्टोरी। हमने चैप्टर के दौरान डिस्कस किया था कि वो बोलती हैं कि मेरी मदर फादर से मैं बात करती हूँ, है ना, और लेकिन बोलती हैं कि एवरीडे थिंग्स के बारे में मैं बात कर पाती हूँ। बोलती हैं जो रोज़मर्रा की बातें रहती हैं ना, बस उसके बारे में बात कर पाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा रिलेशन है, वो इतना ज़्यादा हम बोलेंगे डीप है कि हम सारी बातें शेयर कर सकें। तो उनको ये भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। मतलब मैं अपनी रोज़मर्रा की बातें तो अपने घर वालों से कर ही लेती हूँ, और जो लोग हैं आसपास उनसे कर लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें मेरे दिल में हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक सच्ची फ्रेंड के साथ में डिस्कस कर सकती हूँ, वैसा तो कोई भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि रोज बात करने से, है ना, ये रोजमर्रा की रोज बात करने से किसी से एक डीप कनेक्शन बन जाता है इस तरीके से। तो बोलती हैं कि टॉकिंग टू पीपल डेली डजंट मेक अ डीप कनेक्शन, वन नीड्स अ फ्रेंड टू कन्फाइड इन, है ना। बोलती हैं कि एक दोस्त की जरूरत पड़ती है सब बातें करने के लिए। बोलती हैं जो वो मन में जो भी चल रहा है, दिल में जो भी चल रहा है ना, वो बातें करने के लिए हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत पड़ती है। आप पूछना दो लड़कियों से, है ना, कि मतलब वो जो उनकी बेस्ट फ्रेंड रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए, क्योंकि सब प्रकार की बातें वो उससे कर लेती हैं। जितनी भी बातें करनी है उनको, तो सब प्रकार की बातें वो अपनी फ्रेंड से कर लेती हैं। भले ही किसी की बुराई करनी हो, कुछ भी करना हो, जैसे नॉर्मल जो नेचर रहता है, बट उनके लिए जो उनकी बेस्ट फ्रेंड रहती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी तरीके से वो बोलती हैं कि नहीं, एक फ्रेंड की तो ज़रूरत होती है, एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत तो होती है, अपनी सारी बातें, अपनी जो पर्सनल बातें हैं ना, उनको शेयर करने के लिए। एंड सिंस शी couldn't do that with anyone, she treated her diary as her forever friend। तो अब इनको ऐसा लगा कि भैया ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी सारी बातें कर सकूं, मेरी ट्रू फीलिंग्स शेयर कर सकूं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी, और डायरी ही मेरी फॉर एवर फ्रेंड रहेगी, इस तरीके से। हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा इस पूरे पैराग्राफ में? ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि अल्टीमेटली जो हमारी एन है वो कितने ईयर्स की है, 13 ईयर्स ओल्ड है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि वो कितना 13 ईयर्स ओल्ड है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में वो एक स्कूल गर्ल है, स्कूल जाती हैं, और थोड़ा सा लोनली और सैड फील करती हैं ना, थोड़ा सा अकेला और दुखी थोड़ी सी रहती हैं, ठीक है। और वो ऐसा विश्वास करती हैं कि जो पेपर होता है ना, उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, जो पेपर होता है वो उसमें ज़्यादा धैर्य होता है, एक कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में, इस तरीके से। और उनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बेटर वे है अपनी हेल्प करने के लिए, कि अगर हम किसी से कुछ बातें करना चाहते हैं तो हमें पेपर से कर लेनी चाहिए, पेपर ज़्यादा मददगार साबित होता है, इस तरीके से उनका मानना है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी राइटिंग डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी कि मेरे मन में जो भी रहेगा, जो भी बातें रहेंगी ना, मैं किससे शेयर करूंगी, डायरी से शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं हर एक बात को, पर डायरी से जब मैं शेयर करूंगी तो मुझे जज करने का ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जजमेंट देगा, कोई जज करेगा मुझे, इस तरीके की बातें मेरे माइंड में नहीं रहेंगी। और उन्होंने ऐसा भी डिसाइड किया कि हाँ भैया, ये जो मेरी डायरी है ना, वो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, इसको मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करूंगी और सारी बातें इससे करूंगी। उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, उसका नाम भी दिया किटी, और बाद में वो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई, है ना, कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी किटी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस तरीके से। और सारी बातें वो उससे शेयर करती थी। उसके साथ में एक और बात हमारे सामने रखी गई कि ऐसा नहीं है कि उनके पास लोग थे नहीं शेयर करने के लिए, उनके पेरेंट्स थे, उनकी सिस्टर थी, और बहुत सारे लोग जो उनके आसपास रहते थे। पर उनको ऐसा लगता था कि यार इनसे तो हम वो नॉर्मल वाली बात कर लेते हैं, एवरीडे थिंग्स शेयर कर लेते हैं, बट वो ट्रू फीलिंग्स थोड़ी ना शेयर कर पाते हैं, उतना डीप बॉन्ड थोड़ी ना है। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोल सकूं, तो ये डायरी है ना, यही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, इसको ही मैं अपनी एज अ बेस्ट फ्रेंड बना के रखूंगी। नेक्स्ट, एंड रोट इन हर डायरी अबाउट हर फैमिली। ऑफ कोर्स, मतलब ये वाली बात आती है कि डायरेक्टली बस इवेंट के बारे में लिखना चालू कर देती हैं कि आज ये हुआ वो हुआ, तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगी, डायरेक्टली प्लंज नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, पहले अपने बारे में तुम्हें बताऊंगी कीटी। तो ये थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताती है उनको। एंड रोट इन हर डायरी अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में वो अपनी डायरी में बताती हैं। शी मैंशन दैट हर फादर वॉज वेरी काइंड एंड लवेबल। तो बोलती है कि जो मेरे पापा हैं ना, वो सबसे ज़्यादा दयालु हैं,
है ना। पता है किटी, जो मेरे पापा है ना वो सबसे ज्यादा दयालु है और सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मैंने इतने पापा देखे हैं ना, मेरे फ्रेंड्स के फादर्स वगैरह, बट मुझे पता है मेरे पापा तो बेस्ट पापा हैं, है ना। मेरे जो पापा है ना वो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो बोलती हैं कि जो मेरे फादर हैं वॉज वेरी काइंड, बहुत ज़्यादा दयालु हैं एंड लवेबल है ना, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। नेक्स्ट, ही गॉट मैरिड टू हर मदर एडिथ व्हेन ही वाज 36 years old। तो बोलती हैं पता है किटी, मेरे पापा ने जब तक मेरी मम्मी से शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए, और मेरी मम्मी उस टाइम पे 25 साल की थी, ठीक है। सो उन्होंने कब शादी की थी इनकी मदर से, जब वो 36 years के हो गए थे इनके फादर, और इनकी जब मदर 25 साल की हो गई थी। सो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि ही गॉट मैरिड। अब ही कौन है यहाँ पे, ही इनके फादर हैं, है ना। एन के जो फादर हैं उनकी बात चल रही है। ही गॉट मैरिड टू हर मदर, तो किससे शादी की इनके पापा ने, इनकी मम्मी से। कब की, मम्मी का नेम क्या है, एडिथ। इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि मदर का नेम क्या है, एडिथ। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनकी मम्मी का नाम, है ना। फिर सिस्टर का नेम क्या है, सिस्टर का नेम क्या है, सिस्टर का नेम है मार्गोट। और उसके साथ में मदर, सिस्टर, फादर, है ना, ऑटो फ्रैंक। सो इनके फादर का नेम ऑटो था, सिस्टर का नेम एडिथ था, सॉरी सिस्टर का नेम मार्गोट था, और मदर का नेम एडिथ था। ये हमें याद रखना है, ठीक है। So he got married to her mother Edith when he was 36 years old. So इनके जो फादर थे जब उन्होंने इनकी मदर से शादी की, तो जो हमारी एन है उनके जो पापा थे उन्होंने जब वो 36 साल के थे तब इनकी मम्मी से शादी की थी, और जब इनकी मम्मी की शादी हुई तब इनकी मम्मी 25 साल की थी। तो फादर 36 years old थे और इनकी जो मदर थी, मम्मी थी, वो 25 years old थी। नेक्स्ट, हर एल्डर सिस्टर, देखो अब एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन, कौन है, मार्गोट, वॉज बॉर्न इन 1926। और उनका जन्म कब हुआ था, 1926 में, है ना। मार्गोट की बात कर लेते तो ये कब बॉर्न हुई थी, ये 1926 में बॉर्न हुई थी, है ना। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ इनकी जो सिस्टर है वो बॉर्न हुई थी 1926 में, एंड एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। सो इनका बर्थडे कब आता है, 12 जून 1929 की, 12 जून 1929 में इनका बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे हम बर्थ डेट भी इनकी मेंशन करते हैं, 12 जून 1929। तो ये भी हमने याद करके रख लिया है। नेक्स्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड इन जर्मनी। सो पहले इनका जो परिवार था, हमारी जो एन है उनका जो परिवार था वो कहाँ पे रहते थे, जर्मनी में रहते थे। जर्मनी एक कंट्री, एक देश है, जैसे इंडिया एक देश है वैसे ही जर्मनी एक देश है, ठीक है। सो पहले ये जर्मनी में रहा करते थे, है ना। दे लिव्ड इन जर्मनी बट हैड टू मूव टू हॉलैंड इन 1933। सो कहाँ मूव किए, ये हॉलैंड चले गए, कब, 1933 में। तो पहले इनका परिवार रहा करता था जर्मनी में, और 1933 में इनका परिवार कहाँ पे चला गया था, हॉलैंड चला गया था, ठीक है। सो हॉलैंड भी एक देश है, तो जर्मनी से कहाँ चले गए थे ये लोग, हॉलैंड चले गए थे, है ना। एमिग्रेट किया इन्होंने और हॉलैंड पहुंच गए। वन द सिचुएशन इन जर्मनी बिकेम अनसेफ, और रीजन भी दिया है कि सिचुएशन मतलब परिस्थिति, कि जर्मनी में जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गई थी, कि इनको लगा कि नहीं हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जर्मनी में। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ जाना चाहिए, हॉलैंड जाना चाहिए। तो हम ये लोग कहाँ पे चले गए, हॉलैंड चले गए। सो व्हेन द सिचुएशन इन जर्मनी बिकेम अनसेफ, बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित परिस्थितियाँ यहाँ पे हो गई थी जर्मनी में। सो ये लोग कहाँ पे मूव कर गए थे, ये मूव कर गए थे हॉलैंड में, ओके। बिफोर दैट एन एंड मार्गोट स्टेड विद देयर ग्रैंड मदर इन एकेन, ठीक है। अब ऐसा है कि एक बार में ही जाके इन्होंने शिफ्ट नहीं किया कि पूरी फैमिली जाके हॉलैंड में रहने लगी। पहले इनके फादर गए, फिर थोड़े टाइम बाद इनकी मदर गई, और जब तक इनके फादर वहाँ पे हॉलैंड में रहते थे और मदर लेट गई, तब तक ये लोग कहाँ पर रहते थे, अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। तो जो हमारी एन थी वो अपनी सिस्टर के साथ में, है ना। तो ये इन्होंने किटी से बोला, किटी मैं और मेरी बहन ना हम दोनों अपनी दादी माँ के पास रहा करते थे, ठीक है। सो ये और इनकी सिस्टर कहाँ रहा करती थी, इनकी दादी माँ के साथ रहती थी,
और किस जगह पर रहती थी, एकिन में रहती थी। तो जर्मनी का ये भी एक शहर है एकिन, वहां पे ये अपनी दादी माँ के साथ में रहा करती थी जब तक कि ये हॉलैंड नहीं गई। ठीक है, जर्मनी में कुछ कंडीशंस खराब हुई, तो पहले ये जहाँ भी रहते थे तो पेरेंट्स ने ये सोचा कि ठीक है हम कहीं और मूव करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम हॉलैंड जाएंगे। और पहले फादर और मदर गए और फिर दोनों बच्चियों को तब तक रखा इनकी दादी माँ के पास में एकिन में, और फिर फाइनली ये लोग भी हॉलैंड चले गए। नेक्स्ट, लेटर बाद में दे शिफ्टेड टू हॉलैंड, और कहाँ पे शिफ्ट हो गए, हॉलैंड शिफ्ट हो गए, कि दादी माँ के घर से ये लोग हॉलैंड चले गए विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास में। तो कुछ टाइम ये अपनी दादी माँ के साथ बिताए और फिर फाइनली अपने पेरेंट्स के पास में हॉलैंड चले गए। नेक्स्ट, एंड ज्वाइन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और कौन से स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, तो ये भी हमें नेम याद होना चाहिए। ठीक है, सो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया और सिक्स स्टैंडर्ड तक समथिंग उन्होंने पढ़ी है। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज होता है सिक्स फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इस तरीके से। सो सिक्स फॉर्म, सिक्स स्टैंडर्ड तक ये इस स्कूल में पढ़ी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। हाँ, इन क्लास सिक्स हर हेड मिस्ट्रेस वॉज मिसेस क्यूपरस, तो उन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल ज्वाइन किया। और फिर वो बोलती हैं कि पता है जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में थी ना, तब मेरी प्रिंसिपल कौन थी, मिसेस क्यूपरस। सो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब कुछ लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, कि टीचर अगर हमें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, एक सही कनेक्शन हमारा उसके साथ है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसी तरीके से इनकी जो टीचर थी, ये मिसेस क्यूपरस की बात चल रही है, और जो मिसेस क्यूपरस थी ये प्रिंसिपल थी इनके स्कूल की, कौन से स्कूल की, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की। सो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की ये प्रिंसिपल थी, और इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छा बॉन्ड था अपनी टीचर के साथ में। सो बोलती हैं कि देखो इन क्लास सिक्स हर हेड मिस्ट्रेस वॉज मिसेस क्यूपरस, की क्लास सिक्स की अगर हम बात करें, सिक्स स्टैंडर्ड की बात करें, जब ये छठवीं क्लास में थी, तो जब ये छठवीं क्लास में थी ना, तब इनकी जो प्रिंसिपल थी वो थी मिसेस क्यूपरस। ये आपको नेम याद रखना है, इनकी प्रिंसिपल का नेम, इनकी हेड मिस्ट्रेस का नेम आपको पता होना चाहिए। उनका नेम है मिसेस क्यूपरस, whom she loved a lot, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, नेक्स्ट, saying goodbye to her was emotional and both cried during the farewell, तो उनको गुड बाय कहना, उनको बाय बाय कहना, बाय बाय टाटा, तो बोलती है उनको बाय बाय कहना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये हो गई थी। और बोलती हैं कि दोनों रो रहे थे, मतलब ये भी रो रही थी और इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी जब ये उनको फेयरवेल देने के लिए गई थी, जब इनको विदाई देने के लिए गई थी, तब दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और एक अच्छा बॉन्ड ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो हम क्यों ना इमोशनल हो, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया ओवरऑल, कि जो एन है ना, वो अपनी फैमिली के बारे में भी डायरी में बताती है, और बोलती है कि जो मेरे पापा है ना, वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बेस्ट फादर, बोलती है इतने बेस्ट फादर तो हुए ही नहीं, मतलब सबसे प्यारे पापा, बोलते हैं मेरे पापा सबसे प्यारे पापा, इस तरीके से बोलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। और बोलते हैं उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए थे। ओके, और फिर जैसे हम चैप्टर डिस्कस किए हैं ना, तो उसमें आता है कि उनकी मदर उस टाइम पे 25 ईयर्स की थी। उसके बाद में इनकी जो सिस्टर हैं उनका नेम है मार्गोट, और वो 1926 में उनका बर्थ हुआ था। सो पहले ये लोग जर्मनी में रहा करते थे और फिर ये शिफ्ट हो गए हॉलैंड में 1933 में। कुछ टाइम तक इनके पेरेंट्स चले गए और इनको उनकी दादी माँ के पास छोड़ दिया, दोनों को, एन और मार्गोट को। तो इनकी अपनी दादी माँ के साथ ये लोग एकेन रहा करते थे, जर्मनी की एक जगह है एकेन, वहाँ पे अपनी दादी माँ के साथ रहा करते थे। उसके बाद में फाइनली पेरेंट्स ने इनको बुला लिया और ये जाके कहाँ पे शिफ्ट हो गए, हॉलैंड शिफ्ट हो गए। तो बोलती हैं कि मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया था, और वहाँ पे जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में थी तो मेरी जो प्रिंसिपल थी वो थी मिसेस क्यूपरस, और वो उनसे मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब हम लोग एक दूसरे को फेयरवेल दे रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे दोनों।
नेक्स्ट, एनी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। तो इनका ना, जैसे मैम से बहुत अच्छा बॉन्ड था, प्रिंसिपल से, अपनी दादी माँ से बहुत अच्छा बॉन्ड था। और मुझे ये लगता है कि पता है, ये जो कनेक्शंस रहते हैं ना हमारे, ये इमोशंस जो हम फील करते हैं, यही तो हमें इंसान बनाते हैं। बाकी सारे काम तो रोबोट भी कर ही रहा है ना। तो ये जो इमोशंस हैं हम में, कि हम इतना प्यार करते हैं अपने लोगों से, यही तो हम इंसान बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये पता चलता है कि हाँ, वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, वो अपनी टीचर से बहुत प्यार करती थी। तो समाउ ये बताता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत इंसान थी देखा जाए तो। क्योंकि ये इमोशंस के अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और है। ये इमोशंस के हम एक्सप्रेस करते हैं, अच्छा बुरा भला, हम प्यार को फील करते हैं, हमें, हम रोते हैं, हम हर एक चीज़ को फील करते हैं। तो ये फील करना ही तो हमें इंसान बनाता है। तो बोलती हैं कि एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा पास में थी, बहुत ज़्यादा दादी माँ से अच्छा कनेक्शन था। who got sick in the summer of 1941। ठीक है। सो जो 1941 मतलब 1941 की जो समर थी, 1941 की जो गर्मियाँ थी, उस टाइम पे इनकी दादी माँ को क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सो समर की बात चल रही है, वो भी 1941 की, मतलब 1941 की गर्मियों में इनकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ऑल दो शी हैड एन ऑपरेशन, मतलब हालांकि उनका ऑपरेशन कराया हमने, शी पास्ड अवे इन जनवरी 1942। मतलब उनका ऑपरेशन कराया लेकिन स्टिल वो उनको सेव नहीं कर पाया, और 1942 में इनकी दादी माँ की डेथ हो गई थी। तो पहले, एक साल पहले समर में, है ना, 1941 1941 की गर्मियों में इनकी दादी माँ की तबीयत खराब हुई, और 1942 में फाइनली उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, ऑल्दो शी, हाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड मिस्ड हर टेरिबली, है ना। अब हर कौन है यहाँ पे, दादी माँ, कि ये अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। ये मेंशन करती हैं कि मतलब मेरी दादी माँ चली गई हैं, बट मुझे पता है कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, मतलब अक्सर मैं उनको याद किया करती हूँ, और मैं उनको अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो इस तरीके से बोलती हैं कि किसी को नहीं पता कि मैं कितनी बार अपनी दादी माँ को याद किया करती हूँ, और मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, इस तरीके से वो मेंशन करती हैं। तो ये अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। ड्यूरिंग हर बर्थडे द इवन लिट अ स्पेशल कैंडल फॉर हर ग्रैंड मदर। तो बोलते हैं जब इनका बर्थडे था, किसका, इनकी, हमारी एन का जब बर्थडे था, तो इनके बर्थडे के टाइम पे क्या हुआ, एक स्पेशल कैंडल जलाई गई इनकी दादी माँ के लिए। मतलब जैसे हम समहाउ ये कोशिश करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और याद करते हैं कि हाँ कोई हमारा अपना चला गया है, तो उनको समहाउ हर एक ओकेजन पे हम याद करते हैं। तो ऐसे ही इस तरीके से इन्होंने एक कैंडल जलाई, जिसमें ये अपनी दादी माँ को, मतलब सम हाउ दादी माँ को मिस कर रही थी, तो उनके लिए एक स्पेशल कैंडल जलाई गई थी। सो ड्यूरिंग हर बर्थडे द इवन लेटा स्पेशल कैंडल फॉर हर ग्रैंड मदर। तो अपनी दादी माँ के लिए इन्होंने एक स्पेशल कैंडल भी जलाया इनके बर्थडे पे। नेक्स्ट, एन रोड दिस पार्ट ऑफ हर डायरी ऑन 20th जून 1942। तो ये जो बात है ना, ये उसने कब लिखी थी, हमारी एन ने लिखी थी 20th जून 1942, कि देखो मेरा जब बर्थडे मना तो हमने अपनी दादी माँ के लिए कैंडल जलाई, इस तरीके से। ये बात कब लिखी है, 20th जून 1942, विच वॉज सैटरडे, और उस दिन क्या था, शनिवार का दिन था। शी ऑल्सो मैंशन दैट ऑल फोर फैमिली मेम्बर्स वर डूइंग फाइन एंड शी वॉज डीपली अटैच टू हर डायरी, है ना। तो उन्होंने क्या मेंशन किया था, कि ऑल फोर मेंबर्स। अब ये फोर मेंबर्स का क्या मतलब है, फोर मेंबर्स, तो फोर मेंबर्स में देखो कौन कौन आएगा, बताओ जल्दी से। फोर मेंबर्स में इनके फादर आ जाएंगे, मदर आ जाएंगी, है ना। तो ये इनके पेरेंट्स हो गए, मदर फादर सिस्टर, और ये खुद। ठीक है। तो इनके मदर फादर सिस्टर और एन खुद, तो ये चारों की बात चल रही है कि हम चारों बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो वो मेंशन करती हैं कि ऑल फैमिली मेंबर्स वर डूइंग फाइन, सब बहुत अच्छा कर रहे थे, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंड शी वॉज डीपली अटैच टू हर डायरी, और मतलब ये भी बताती हैं कि मुझे मेरी डायरी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, मेरी डायरी से मेरा बहुत अच्छा एक बॉन्ड है, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। सो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, कि हमारी जो एन है वो अपनी दादी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। सो 1941 की जो समर थी, 1941 की जो गर्मी थी, उसमें उनकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। बोलती है हमने ऑपरेशन कराया, बट स्टिल 1942 में उनकी डेथ हो गई। बोलती हैं और उसके बाद जब मैंने 1942 में 1942 में जब मैंने
अपना बर्थडे मनाया ना, तो एक स्पेशल कैंडल हम अपनी दादी माँ की याद में हमने जलाई। और ये सब बातें उन्होंने 20 जून, है ना, 20 जून 1942 में अपनी डायरी में लिखी। और बोलती हैं कि उस दिन क्या है, सैटरडे है, मतलब सारी डिटेल लिखती हैं कि आज इतना डेट है आज, और आज ये वाला दिन है, इस तरीके से। और फिर वो लिखती हैं कि हम जो चारों लोग हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा बहन और मैं, हम सब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, अभी सब बेटर चल रहा है। और मैं अपनी डायरी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो रोट अबाउट हर स्कूल लाइफ, तो अपनी स्कूल लाइफ के बारे में भी मेंशन करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ डिटेल्स दी या खुद के बारे में ही बात करते रहती थी, नहीं, अपनी फैमिली के बारे में बात की, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया, मतलब लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में। सो एंड ऑल्सो रोट अबाउट हर स्कूल लाइफ की, भैया मेरी स्कूल की ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में भी जान लो, आखिर तुम बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे क्या छुपाएंगे हम। सो सब कुछ बताती हैं, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में भी बताती हैं। एवरीवन इन हर क्लास वाज एंशियस अबाउट गेटिंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, तो बोलती हैं कि भैया सारे बच्चे मेरी क्लास के, सारे बच्चे टेंशन में थे, पता है सारे बच्चे टेंशन में थे, क्यों टेंशन में थे। सो एवरीवन इन हर क्लास वाज एंशियस, मतलब एकदम टेंशन में थे, एकदम कांप रहे थे डर के मारे कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, दूसरी क्लास में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इस तरीके से। तो बोलती हैं एवरीवन इन माई क्लास वॉज एंशियस अबाउट गेटिंग प्रमोटेड। अब ऐसा था कि एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव करने की बारी आ गई थी, कि जो लोग का स्कोर अच्छा नहीं होगा उनको इसी क्लास में रखा जाएगा, और जिनका स्कोर अच्छा रहेगा उनको दूसरी क्लास में भेजा जाएगा। तो एक मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, और उसमें ये बात क्या होती, डिसाइड होती। तो हमारी एन इस बात को मेंशन करती हैं कि पता है सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सबको टेंशन हो रही थी कि वो प्रमोट हो पाएंगे दूसरी क्लास में या नहीं हो पाएंगे। तो उस एक सीन को यहाँ पे वो डिस्क्राइब करती हैं कि देखो क्या क्या हो रहा था। मैनी स्टूडेंट्स मेड बेट्स एंड यूज दियर सेविंग्स, बोलती हैं बहुत सारे बच्चों ने तो भैया शर्तें लगाई, बोलती हैं मैनी स्टूडेंट्स मेड बेट्स, है ना, देखो बेट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। बेट क्या होता है, शर्त लगाना। तो बोलती हैं बहुत सारे बच्चों ने तो बैट लगाई और वो शर्त लगा रहे थे, और जितनी भी सेविंग करके रखी होगी, है ना, हॉलीडे की जितनी भी बचत करके रखी होगी ना, वो सारी सेविंग्स लगा दी। जैसे पॉकेट मनी मिलती ना, पेरेंट्स देते हैं कि बच्चे तुम रख लो, ये तुम ये खा लेना, ये खरीद लेना, इस तरीके से। तो बोलती जितनी भी सेविंग इन लोगों ने हॉलीडे में की थी ना, सारी की सारी सेविंग, सारी की सारी बचत इन्होंने किस पे लगा दी, ये शर्त लगाने पे लगा दी। तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तू पास हो जाएगा, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, इस तरीके से शर्त लगा रहे हैं। और सारी सेविंग्स जितनी भी बचत है ना, सारी इन्होंने यहाँ पे शर्त में लगा दी। बोलती हैं कि मैनी स्टूडेंट्स मेड बैट एंड यूज देयर सेविंग्स, जितनी भी बचत थी वो सारी यूज कर ली। तो शी पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, बोलती है मतलब हालांकि वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गई। शी वॉजंट श्योर अबाउट मैथ, तो बोलती है कि मतलब देखो मैं तो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगी, सारे टीचर से मेरी अच्छी खासी बनती है, सबसे अच्छे टर्म्स है मेरे, सब बढ़िया टीचर्स है, 9 टीचर्स है टोटल, 9 में से 7 जो है वो मेल हैं और 2 क्या है फीमेल है ना, 7 पुरुष है और 2 महिलाएं, ऐसे टीचर्स हैं इनके। तो बोलती है नौ नौ पूरे 9 टीचर्स है ना, तो 9 ही टीचर से मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। पर बोलती है बट मैथ का कुछ नहीं कह सकते यार, वो नहीं आती मुझे, तो बोलती है मैथ का कुछ भी नहीं कह सकते। तो मेंशन करती हैं कि दो शी पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स शी वॉजंट श्योर अबाउट मैथ्स, वो मैथ्स को लेके बिल्कुल श्योर नहीं थी कि क्या होगा आखिर। नेक्स्ट, स्टिल दे ऑल encouraged each other to stay hopeful, है ना, वो एक दूसरे को encourage करते हैं कि देखो ऐसे टेंशन नहीं लेना है, पास हो जाएंगे हम, हिम्मत रखो, है ना, आशा बना के रखो, डरना नहीं है, इस तरीके से, है ना, ऐसे स्ट्रांग बन के रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, इस तरीके से। सो स्टिल दे ऑल encouraged each other टू स्टे होपफुल, वो एक दूसरे को इनकरेज कर रहे थे कि देखो हम अच्छे से होप रखते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, हम पास हो जाएंगे, हम दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, हमें एकदम हिम्मत बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर वर 9 टीचर्स एंड मिस्टर की सिंह वॉज हर मैथ्स टीचर, तो टोटल कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे टोटल, कितने 9 टीचर्स थे हमारी एन के। और जो मिस्टर की सिंह थे ये मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो क्या, देयर वर 9 टीचर्स एंड मिस्टर कीसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर, जो मिस्टर कीसिंग थे वो उनके मैथ्स के टीचर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे, गणित पढ़ाया करते थे। ही ऑफन गॉट एंग्री विद एन बिकॉज शी टॉक टू मच इन क्लास,
तो अब इनके जो मैथ्स वाले टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा एनॉयड रहते थे इनसे, बहुत ज़्यादा एंग्री एंग्री रहते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। अब उसका रीज़न क्या है कि बक बक करती रहती थी पूरे टाइम पे, इनकी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, तो बक 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 करती रहती थी। अगर आप किसी टीचर की क्लास में बहुत ज़्यादा बात करोगे तो वो तो परेशान हो ही जाएगा, तो डांट तो पड़ेगी, है ना? डांट तो पड़ेगी, डांट का प्रसाद तो मिलेगा आपको। तो सेम इनके साथ था कि यार वो टीचर है ना, वो हमेशा से मुझसे गुस्से में रहते हैं, हमेशा से, बहुत टाइम हो गया हमेशा से गुस्से में रहते हैं। अब बोलती ये बताती, फिर बोलती हैं, अब वो एक्चुअली मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करती हूँ ना, क्या करूँ? तो बोलती हैं कि वो जो टीचर है वो मुझसे हमेशा से एकदम गुस्से में रहते हैं, पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करती हूँ। Mr. Kissing was a maths teacher. He often got angry with Annie because she talked too much in class. As punishment, he gave her an essay to write on the topic chatterbox. अब वो दे देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम chatterbox पे ऐसे लिख दो। अब वार्निंग्स दे रहा हूँ कि देखो क्लास में बात मत करो, एने एने चुप हो जाओ, एने एने चुप हो जाओ। अब एने को सुनाई नहीं दे रहा, एन बिल्कुल अपने काम में लगी हुई है, उनको बात करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, बात किए जा रही हैं, तो बोलते अब तुम चुप हो जाओ, अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फिर थोड़ी देर में वो फिर से बात करने लगती थी, फिर बोलते थे एनी चुप हो जाओ, तो एन फिर से बात करने लगती थी। अब उनने बोला कि देखो तुम, मैं तुम्हें इतनी चेतावनी दे चुका हूँ, तुम मान तो हो नहीं रही हो, चलो तुम एक्स्ट्रा होमवर्क करोगी, एक्स्ट्रा होमवर्क करके लेके आओ। सर क्या करना है होमवर्क में? ऐसे लिखोगी चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखो। सो इनको डन कर दिया उन्होंने कि तुम्हें क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, वो भी किस पे, चैटर बॉक्स पे। और ये पनिशमेंट इनको दे दी। अब जैसे हमें भी ये पनिशमेंट मिलती ना, तो हम भी अरे यार क्यों पनिशमेंट दे दी यार, वो अब ऐसे और लिखना पड़ेगा। बट इनके लिए ये चीज़ भी बहुत एक्साइटिंग थी सम हाउ, कि इन्होंने इतना अच्छा ऐसे लिखा। हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखा गया था, कुछ अच्छे कन्विंस्ड आर्गुमेंट्स इनके द्वारा किए गए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले कि हमने इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया। सो एन ने ना अपनी डायरी में अपनी स्कूल लाइफ के बारे में भी लिखा था कि देखो सब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि देखो अब जो ये जो मीटिंग होने वाली है ना टीचर्स की, तो उसमें वो प्रमोट होंगे कि नहीं दूसरी क्लास में। टीचर्स मीटिंग करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा ओके हाँ इस बच्चे को प्रमोट करना है कि नहीं करना है, स्कोर के बेसिस पे। सो इसी तरीके से टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी, और उस मीटिंग में ये डिसाइड होता कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा या फिर इसी क्लास में रहेगा। अब इसी क्लास में रहेगा मतलब फेल हो गया, है ना, और अगली क्लास में जाएगा तो पास हो गया, इस तरीके से। तो बोलती हैं सब लोग बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वो बोलते सब लोग तो शर्त लगा रहे थे कि अरे मैं पास हो जाऊंगा, अरे तू, मैं नहीं हो पाऊंगा। एक बोलता है अरे तू पास हो जाएगा, तो बोलता है नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। बोलते नहीं 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 पास हो जाओगे यार तुम, बोलते नहीं नहीं हो पाऊंगा। सो इस तरीके से बैट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि नहीं तू पास हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। तो इस तरीके से शर्त लगा रहे थे, और जितनी भी बचत है ना गर्मियों की छुट्टी में की थी ना, सारी बचत यहाँ पे दाव पे लगा दी शर्त लगाने के चक्कर में। तो इस तरीके का माहौल था। और बोलती हैं कि टोटल 9 टीचर्स ही हैं, और मुझे कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैं तो सारे सब्जेक्ट में पास हो ही जानी हूँ। पूरे 9 टीचर्स से मेरी अच्छी बनती है। पर वो जो मिस्टर कीसिंग है ना, वो थोड़ा यार उनका नहीं पता, वो एक्चुअली वो मैथ्स के टीचर हैं, और मुझसे पता नहीं क्यों एकदम उखड़े उखड़े से रहते हैं, एकदम एंग्री रहते हैं। और फिर मेंशन करती हूँ एक्चुअली मैं उनकी क्लास में बात बहुत करती हूँ, बक बक करती रहती हूँ, मेरा मुझसे चुप नहीं रहा जाता, ठीक है। और फिर इसी इसी बात की वजह से कि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, इनको पनिशमेंट मिली, है ना। ही गेव हर एन essay टू राइट ऑन टॉपिक चैटर बॉक्स, कि भैया आ चैटर बॉक्स मतलब बक बक करने वाली लड़की, बातूनी लड़की, इस पे तुम्हें क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है। ये इनको पनिशमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट, एन स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट द ऐसे। अब होमवर्क मिल ही गया है तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तो उसके बारे में से सीरियसली सोचने लगती हैं कि ओके क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए। मतलब बोलती हैं कि लोग तो मतलब कुछ भी लिख देंगे, है ना, बोलती हैं लिखने को तो कुछ भी लिख देंगे, कोई सेंसिबल चीज़ नहीं रहेगी, मतलब बातें देने के लिए कोई भी बातें दे देंगे, और नहीं तो बहुत सारे स्पेस छोड़ छोड़ के लिख देंगे, है ना, एक यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया। तो बोलती हैं बहुत सारा स्पेस छोड़ छोड़ के लिख देंगे, बीच में जगह छोड़ छोड़ के बहुत सारा लिख देंगे लिखने को लोग। बोलती हैं पर कुछ ऐसी बातें लिखो जो कि कन्विंस्ड हो, बोलती हैं कुछ ऐसे तर्क दिए जाने चाहिए जो कि कन्विंस्ड लगे, सर कन्विंस हो जाए उस बात को कि नहीं यार ये बात तो बिल्कुल एन ने सही कही है, एन बिल्कुल परफेक्ट इस बात को यहाँ पे रख रही है कि नहीं सर दिस इज द रीजन, यही कारण है कि मैं बात करती हूँ सर, इस तरीके से। सो एन स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट द ऐसे, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से हमारी जो एन थी वो सोचने लगी अपने निबंध के बारे में कि आखिर निबंध में क्या लिखा जाए। नेक्स्ट, शी क्लेवरली रोट
दैट टॉकिंग इज अ कॉमन हैबिट इन स्टूडेंट्स। तो वो एकदम क्लियरली साफ साफ लिख देती हैं कि वो एक्चुअली सर ऐसा है कि बच्चों का आदत ही रहता है बात करने का। क्या बोल रही हैं कि दैट टॉकिंग इज अ कॉमन हैबिट इन स्टूडेंट, कि ये तो बिल्कुल आम आदत है बच्चों की कि वो क्या करते हैं, बात करते हैं। अब बच्चे क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, तो बात करते हैं। तो बोलती हैं ये तो आदत है, आम आदत है बच्चों की बात करना। आप इसमें टोक रहे हो, ये तो आम बच्चों की आम आदत है। आम आदत का मतलब मैंगो नहीं, मतलब नॉर्मल हैबिट है कि बच्चे तो बात करते हैं। नेक्स्ट, एंड दो शी वुड ट्राई टू इम्प्रूव शी कुडंट completely stop as her mother was also talkative, सो शी इनहेरिटेड इट। तो बोलती है कि मैं अपनी तरीके से पूरा कोशिश करूंगी, है ना, ट्राई टू इम्प्रूव मतलब मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की, कि मैं क्लास में कम बात करूं, ऐसे अपने आप को बेहतर बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर बोलती है मैं इसको पूरी तरीके से लेकिन बंद नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं कम कर दूंगी कि मैं कम बात करूं, पर मैं पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाऊंगी। फिर उसका क्या रीज़न देती, शी कुडंट कम्प्लीटली स्टॉप, मतलब वो पूरी तरीके से बात करना क्लास में बंद नहीं कर सकती। और उसका रीज़न क्या देती, एज हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव। वो क्या बोलती है कि जो मेरी मम्मी है ना सर, वो भी टॉकेटिव है एक्चुअली। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर बन जाऊं, थोड़ा सा कम बात करने लगूं, पर मेरी जो मम्मी है ना वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। मतलब और फिर इस बात को ये रिलेट करती हैं, वो क्या बोलती हैं कि हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव। बोलते हैं मैं अकेले ऐसे बात नहीं करती, वो तो मेरी मम्मी इतनी बात करती इसलिए मैं बात करती हूँ। सो शी इनहेरिटेड, और ये चीज़ मुझे उनसे ही मिल गई एक्चुअली। ये जो आदत है ना बात करने की, ये तो मुझे मम्मी से मिली है, और जो आदतें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है ना उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलती हैं कि ये आदत तो मुझे अपनी मम्मी से मिली है, और इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो इतनी अच्छी बात ये वहाँ पे सामने रखती हैं कि देखो ये आदत तो मुझे मेरी मम्मी से मिली है, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती सर, ये तो मम्मी ने दी है ये आदत मुझे। सो शी इनहेरिटेड इट, ये तो मुझे पेरेंट्स से मिली है, मम्मी पापा से मिली है। मिस्टर कीसिंग लव्ड आफ्टर रीडिंग इट, और बहुत ज़्यादा हंसते हैं वो इस ऐसे को पढ़ के। अब बच्चा ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अगर रखेगा, इस तरीके के पॉइंट्स अगर ऐसे में रखेगा, तो ऑफकोर्स कोई भी टीचर हंसेगा कि यार बताओ बच्चा ऐसी बात कर रहा है कि सर वो एक्चुअली मेरी मम्मी इतनी बात करती हैं इसलिए मैं भी बात करती हूँ, उनकी बच्ची हूँ मैं भी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं, पहले से बेटर हो जाऊं, बट पूरी तरीके से बंद तो नहीं कर सकती सर। ठीक है, नेक्स्ट। मिस्टर कीसिंग loved आफ्टर रीडिंग इट, उसको पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। सो शी इनहेरिटेड इट। मिस्टर सॉरी सॉरी देन ही गेव हर अनदर ऐसे टाइटल एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। अब इनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे लिख के दे दिया, अब सर अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। बट फाइनली क्या होता है कि ये क्लास में फिर से बात करने की कोशिश करती हैं, और मिस्टर कीसिंग इनको दूसरा ऐसे दे देते हैं कि देखो तुम नहीं मान रही ना, कोई बात नहीं, दूसरा ऐसे लिख के लाओ। और ऐसे का टॉपिक दे देते हैं वो, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी इंसान कि बदलना ही नहीं चाहता, चुप ही नहीं होना चाहता, रुकता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। सो इसी तरीके से बोलते हैं एक बातूनी इंसान जो पूरे टाइम बक बक करता रहता है, अपनी आदत को बिल्कुल नहीं बदलता, किसी की बात बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा ये टॉपिक दे देते हैं। तो पहले बस चैटर बॉक्स दिया था, और अब अपडेट कर दिया है ना, दूसरा दूसरे लेवल का टॉपिक है क्या, कि एन इनकॉरिजिबल chatterbox. Next, later he gave her third topic. अब दो में भी नहीं हुआ, दोनों में भी ये नहीं मानी, मतलब दो ऐसे ये लिख के सबमिट कर देती हैं, असाइन कर देती हैं अपने मिस्टर कीसिंग को, जो इनके मैथ्स के टीचर हैं। बट क्या होता है कि 2 लेसन तक तो वो नहीं टोकते, अगली 2 क्लासेस तक तो इनको नहीं टोकते। लेकिन जैसे ही तीसरी क्लास आती है तो उनको लगता है कि एन तो बिल्कुल नहीं मान रही, पूरे टाइम ये बात ही बात करती रहती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर से एक और तीसरा टॉपिक देते हैं। वो क्या बोलते हैं, देखो थर्ड टॉपिक है तुम्हारा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रीज चैटर बॉक्स। बोलते हैं अब तुम इस पे लिखो ज़रा तुम। सो एवरीवन इन द क्लास लाफ्ड एट द फनी टॉपिक इंक्लूडिंग एन। अब सब लोग हंसेंगे, अब इस प्रकार का टीचर अगर टॉपिक देगा कि एन देखो तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम अच्छे से शांत बैठो क्लास में, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम फिर से ऐसे लिखोगी, टॉपिक लिखो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो इस तरीके का टॉपिक दे देते तो पूरी क्लास एकदम बहुत ज्यादा हंस पड़ती कि बताओ कौन सा टॉपिक दिया है, अरे यार तुम्हें फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब सब लोग हंसते हैं तो ये भी हंस देते हैं कि यार हाँ ठीक है ओके, इतना फनी टॉपिक दे दिया, मतलब सर तो मेरा मजाक बना रहे हैं, इस तरीके से। सो एवरीवन इन द क्लास लाफ्ड एट द फनी टॉपिक इंक्लूडिंग एन। तो इन सब लोग हंस रहे थे और हमारी एन भी हंस रही थी। हर फ्रेंड साने हेल्प हर राइट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ पोएम। तो इनके एक फ्रेंड रहती है साने, वो इनकी हेल्प करती है किस चीज़ में,
कि भैया ये जो तुम्हें ऐसे दिया है ना, अब इसको अपन पोएम की फॉर्म में लिखेंगे। वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, शुरू से लेके आखिरी तक मैं तुम्हारी मदद करूंगी ऐसे लिखने में। तुम 2 बार लिख चुकी हो ना, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो एकदम ये खुश हो जाती है कि वाह कितनी अच्छी बात है, अब मेरी दोस्त मेरी मदद कर रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो इनकी फ्रेंड जो साने रहती है वो इनकी हेल्प करती है ऐसे लिखने में, और पोएम के फॉर्म में इनको ऐसे लिखवाती है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो साने रहती है वो बहुत अच्छी पोइट्री करती है, मतलब बहुत अच्छी कविताएं वो लिखती है। तो वो इनकी मदद करती है कि चलो अब तुम ऐसे लिखो, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, पहले से बेटर होना चाहिए, कुछ नया हम तुम्हारे ऐसे में लिखेंगे, पुराना कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, कुछ नया कुछ बेहतर हमें चाहिए, कुछ नया कुछ बेहतर, है ना। सो बोलती है कुछ हम नया लिखेंगे, कुछ बेहतर लिखेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि पोएम की फॉर्म में ये इनका नेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, सो अल्टीमेटली क्या रहता है कि जब इनको टॉपिक मिल जाता है कि ऐसे लिखना है इनको चैटर बॉक्स पे, तो सोचती हैं कि यार कुछ तो ढंग का लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सीरियसली सोचती हैं कि ओके ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पे। तो बोलती हैं कि कोई भी चाहे तो कुछ भी बात लिख दे, कुछ ऐसे, लेकिन मुझे तो कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स लिखने हैं, कुछ ऐसे तर्क देने हैं कि सामने वाला जो टीचर है वो मान जाए मेरी बात को, कि हाँ एने बिल्कुल सही बोल रही है इस बात को, ऐसा। तो फिर ये आर्गुमेंट्स देती हैं और बोलती हैं कि सर एक्चुअली मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बात करूं। वो एक्चुअली सर बच्चों का नेचर ही ऐसा होता है, बच्चे होते ही बात करने के लिए बोलते हैं, कि ये तो स्टूडेंट नेचर है, मतलब स्टूडेंट का कॉमन नेचर है कि वो बात करते हैं। पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी सर, आप टेंशन मत लेना। पर एक बात और है कि वो एक्चुअली ना मेरी मम्मी भी इतनी बात करती है, और इवन मुझसे ज़्यादा बात करती है सर वो, तो इसीलिए तो मैं भी बात करती हूँ। तो ये आदत मुझे मम्मी से आई है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बदल सकती। सर इस तरीके से उनका आर्गुमेंट रहता है कि मैं तो कुछ बदल ही नहीं सकती सर, ये आदत तो मेरी मम्मी से मुझे मिली है, ये उनका पॉइंट रहता है। और फिर क्या होता है कि मिस्टर कीसिंग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उनकी इस बात पे कि यार बताओ इस तरीके से आर्गुमेंट रख रही है जो एन है वो। फिर वो ना नेक्स्ट क्लास में इनको फिर से ऐसे दे देते हैं एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स की, ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बातूनी लड़की जो कि किसी की बात नहीं मानती, जो खुद को बदलना ही नहीं चाहती, पूरे टाइम बक 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 करना चाहती है इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक मिल गया। अब दूसरे टॉपिक के बाद में भी क्या होता है कि 2 क्लासेस तक तो नहीं टोकते इनको जो मिस्टर कीसिंग है, ठीक है ये क्लास में बात करती रहती है ना, चल जाता है, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही तीसरी क्लास की बारी आती है, तो भैया आप सर का मूड खराब हो जाता है। बोलते हैं कि एन तुम नहीं मान रही हो ना, चलो अब तुम फिर से ऐसे लिखोगी, और टॉपिक होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। फिर इस पे इनकी फ्रेंड है उसको दया जाती है कि यार बहुत परेशान हो रही है एन, चलो मैं इसकी मदद करती हूँ। बोलती है अपन पोएम के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, और कुछ नया लिखेंगे, कुछ बेहतर हम लिखेंगे। द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। तो जो इनकी पोएम रहती है, मतलब ऐसे में इनने एक पोएम लिखी है, एक कविता लिखी है, वो जो पोएम रहती है उसमें क्या होता है कि एक बतख रहती है ना, मम्मी बतख रहती है, पापा स्वैन रहते, पापा हंस रहते हैं, ऐसा। हम इसको क्या बोलते हैं, डक को क्या बोलते हैं, डक को बोलते हैं हम बतख, है ना। और जो स्वान रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं। तो एक्चुअली 2 बर्ड्स की बात चल रही है, 2 पक्षियों की बात चलती है कि एक मम्मी रहती है, एक पापा रहते हैं, उनके 3 बच्चे रहते हैं, 3 डकलिंग्स रहते हैं। मदर डक एंड फादर स्वान एंड देयर 3 डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे रहते हैं। तो इस पोयम में क्या होता है कि एक पापा रहते हैं, एक मम्मी रहते हैं, और उनके 3 बच्चे रहते हैं, 3 डकलिंग्स रहते हैं। तो बोलते हैं द फादर स्वान वीड द डकलिंग्स बिकॉज दे कॉक्ड टू मच। तो बोलते हैं जो पापा थे ना, वो पापा अपने 3 बच्चों को बहुत ज्यादा मारते थे। बोलते क्यों मार, और इतना इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई तीनों की, 3 बच्चे मर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वैक 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 किया करते थे वो। तो अब ये वाली बात आती है कि ये तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है ना, कि क्वैक क्वैक करते रहना ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। मतलब अब ऐसा तो नहीं कि वो इंसानों की लैंग्वेज में बात करते हैं कि चलो पापा आप क्वैक क्वैक में तो इम्प्रेस नहीं हो रहा है, चलो हम इंग्लिश में आपसे बात कर लें, तो पापा गा के आपको बता दे रहे हैं, नहीं ना, वो क्वैक क्वैक ही करते हैं। तो अब इस बात पे कि मतलब कोई ऐसा ही पैदा हुआ है कि क्वैक क्वैक करके ही बात करेगा, वो वैसे ही बात करेगा, तो उस पर अगर आप किसी को मार डालो तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। वो वाली बात है कि हम पैदा ही इसलिए हुए कि हम माउथ से बात कर सकें। तो यहाँ पे ये केस बताया गया है कि जो चीज़ हमें नेचुरल दी है, जो चीज़ हमें प्रकृति से ही मिली, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, उसके केस में आप कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो कि देखो ऐसा क्यों। यहाँ पे ये रहता है कि जो डकलिंग्स रहते हैं वो क्वेक क्वेक करते हैं, आप देखना कभी उनकी आवाज़ जब भी निकलती है तो क्वेक 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 ऐसी आवाज़ निकलती है। तो इनका जो फादर रहता है डकलिंग्स का, वो क्या करता है, वो तीनों को मतलब पिटाई कर करके ऐसे मार डालता है। क्यों, क्योंकि बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्वेक क्वेक करती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, दिस पोएम वॉज अ स्मार्ट जोक फ्रॉम एनी साइड,
मिस्टर कीसिंग, अब यहाँ पे ऐसा था कि एने को ये लग रहा था कि सर आपने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनवाया ना क्लास में, आपने जोक किया है ना, ये वाला टॉपिक देके आप देखना ये जोक आप पे ही भारी पड़ेगा, मैं ऐसे पोएम लिखूंगी कि आप पे ही ये जो जोक है ना वो भारी पड़ जाएगा, इस तरीके से हमारे एन के माइंड में रहता है। सो मिस्टर कीसिंग ऑल्सो टुक इट इन अ गुड स्पिरिट, मतलब जब ये पोएम उन्होंने सबमिट की सर को कि सर ये देखिए ये पोएम है और उन्होंने असाइन कर दी, तो सर ने भी, इनकी किस्मत अच्छी थी एन की कि उन्होंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया कि ठीक है एन ओके। सो बोलते हैं कि उन्होंने भी अच्छे तरीके से इसको लिया, ऐसे गलत नहीं माना, बोलते अच्छे तरीके से उन्होंने लिया। ही रेड द पोएम इन क्लास, उन्होंने क्लास में उस पोएम को पढ़ा, एडेड हिज ओन फनी कमेंट्स, है ना, अपनी तरफ से अपने विचार भी बताए कि उनका क्या मानना है, उनको पोएम कैसी लगी। तो अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए, अपने जो भी कमेंट्स थे, जो भी टिप्पणी थी वो उन्होंने दी, एंड इवन शेयर्ड इट विद अदर क्लासेस। तो बोलते दूसरी क्लास में भी जाके उन्होंने वो पोएम को शेयर किया, क्योंकि पोएम ही कुछ ऐसी थी। एंड आफ्टर दैट ही नेवर गेव एनी एक्स्ट्रा वर्क अगेन एंड शी वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास फ्रीली, इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स। तो बोलते उसके बाद में जब से हमारी एन ने ये सबमिट किया ऐसे लिख के पोएम के फॉर्म में, तो बोलते उसके बाद से उन्होंने कभी भी एन को नहीं डांटा कि तुम क्लास में क्यों बात कर रही हो, क्यों बक 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 करती रहती हो, बोलते कभी भी नहीं डांटा और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। और इवन जैसे हमारी एन मेंशन करती है कि वो तो एकदम ओल्ड फॉगे है, मतलब ओल्ड फैशन है सर, तो बोलते वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बोलते सर क्लास में जोक छोड़ने लगे, है ना, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोक्स वो करने लगे, उन्होंने भी जोक करना स्टार्ट कर दिया। सो इस तरीके से ये जो हमारी समरी है हमारे चैप्टर की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वो एंड हो गई। और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि जो चीज़ हमें नेचुरल मिली है आप वो करने के लिए मना करोगे तो फिर कैसे ही चलेगा। जैसे यहाँ पे जो पोयम है उसमें बताया गया है कि देखो डक है, वो डकलिंग्स है, वो तो क्वेक क्वेक करेंगे ही, उसके अलावा वो अंग्रेजी हिंदी फ्रेंच थोड़ी ना बोलनी आती है उनको। तो बोलते हैं वो करने पे अगर आप किसी को डांट रहे हो या मार रहे हो तो वो तो गलत है। तो इस तरीके से जो हमारी एन है वो बताती है कि हम तो, मतलब ये तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है बात करना, और बात करने पे अगर आप हमें डांटोगे तो वो तो गलत है। तो इस तरीके से वो बहुत ही ब्यूटीफुली अपना एक पॉइंट बनाती हैं, और इससे मिस्टर कीसिंग के नेचर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है कि देखो पहले उनको ऑल फॉगे कहते थे, लेकिन अब उन्होंने इतने जोक्स करना स्टार्ट कर दिए क्लास में कि इनको भी वो इंटरेस्टिंग पर्सन लगने लगे कि वाओ सर कितने अच्छे हो गए हैं पहले से और अभी क्लास में जोक्स भी करते हैं। सो हमने ये पूरी समरी डिस्कस कर ली है हमारे चैप्टर की, इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।